खुशामदीद, आदाब। शाम के 5 बज चुके हैं और आपने देखना शुरू किया जी 5 का पंच। मैं हूं आपका मेज़बान इशफाक गौहर। हर दिन 5 बजे आपके सामने आते हैं और कोशिश करते हैं कि आपको बाखबर करें, हर उन छोटी बड़ी खबरों से बाखबर करें जो सुबह से लेकर अभी तक आपने लगातार देखी होती है और उन्हें आपने हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक, यूट्यूब, ट्विटर, इंस्टाग्राम को और हमारी ऑफिशियल वेबसाइट पर आकर सबसे ज़्यादा लाइक शेयर किया होता है। और रैंडमली जो 5 खबरें अभी तक आप टॉप ट्रेंडिंग में जगह दिलाते हैं, सबसे पहले प्रोग्राम का आगाज उनसे करते हैं। तो चलते हैं फटाफट से जनाब। पहली खबर जो सबसे टॉप ट्रेंडिंग में है वो है राहुल गांधी, क्योंकि राहुल गांधी आज उस वक्त सुर्खियों में आए जब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की टीम ने उनके हवाई जहाज का अचानक मुआयना किया। और यह तब मामला हुआ, उनके हेलीकॉप्टर का तब मुआयना किया गया जब वो वायनाड जा रहे थे अवामी इज्तिमा से खिताब करने के लिए, और रास्ते में वो रुके थे, जिस बीच इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की टीम आई और उन्होंने बारीक बीनी से इस जहाज यानी इस हेलीकॉप्टर का मुआयना किया। कांग्रेस ने अगरचे इस पर रद्दअमल भी दिया और ये कहा कि ये मुदाखलत है फ्री एंड फेयर इलेक्शंस के लिए, और जिस तरीके से हेलीकॉप्टर को रोका गया, अब तक कितनी बार कितने लीडर्स कितने लोग आए जो हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल किया गया, लेकिन शायद ही किसी को इस तरीके से रोका गया हो। लेकिन राहुल गांधी को रोका जा रहा है वायनाड अवामी इज्तिमा से खिताब करने के लिए। लेकिन राहुल उसके बाद चले गए, इज्तिमा से खिताब भी किया। 26 अप्रैल को लोकसभा इंतखाबात होने हैं वायनाड असेंबली हल्के के अंदर। उससे कबल अवामी राब्ता मुहिम के तहत राहुल गांधी लगातार रैलियां कर रहे हैं। दूसरी अहम और बड़ी खबर पर आते हैं जिन्हें अभी तक आपने टॉप ट्रेंडिंग में जगह दिलाई है, वो है श्री अमरनाथ यात्रा। श्री अमरनाथ यात्रा सन 2024 के हवाले से आज से बाज़ाब्ता तौर पर एडवांस रजिस्ट्रेशन का सिलसिला शुरू हो गया है। मुल्क भर के अंदर 500 से ज्यादा बैंकों के अंदर श्री अमरनाथ यात्रा रजिस्ट्रेशन का सिलसिला शुरू हुआ और आज जम्मू के अंदर इस सिलसिले में कई लोगों ने अपनी रजिस्ट्रेशन मुकम्मल की। इनमें कुछ ऐसे शख्स भी थे जो पहली बार जा रहे थे और कुछ ऐसे भी थे जो मुसलसल सन 1990 के बाद बाबा बर्फानी के दर्शनों के लिए जा रहे हैं। रजिस्ट्रेशन का अमल आज से शुरू हो गया है। 52 दिनों तक यह यात्रा जारी रहेगी और 29 जून को पहला जत्था जम्मू से यात्रा करने के लिए रवाना किया जाएगा और इस बीच रक्षाबंधन के दिन इसका आखिरी दिन होगा जिस दिन खुसूसी पूजा पाठ की जाएगी। इस बीच श्री अमरनाथ श्राइन बोर्ड ने जहां तारीखों का तो ऐलान कर दिया, सूबाई इंतजामिया भी कमरबस्ता हो गई है। सूबाई इंतजामिया ने बालतल के रास्ते से गुफा तक का मुआयना भी करवाया है और रास्ते पर काम भी लगातार BRO की तरफ से किया जा रहा है। इस बीच चंदनवारी से होते हुए आगे यानी पहलगाम रास्ते से बर्फ हटाना और यात्रियों को हर मुमकिन सहूलियत वहां पर मौजूद हो, उस हवाले से इंतजामिया कमरबस्ता हो गई और 52 दिनों तक अमरनाथ यात्रा जो है वो 29 जून को शुरू होगी। लेकिन आज मुल्क भर के अंदर रजिस्ट्रेशन का अमल शुरू किया गया है, जिनमें जम्मू कश्मीर बैंक, SBI, SDFC और दीगर बैंकों की खिदमात को लिया जा सकता है और अमल आज से शुरू हो गया है। चलिए जनाब, तीसरी खबर महकमे मौसमियात और महकमे मौसमियात की पेशन गोई के ऐन मुताबिक कल से वादी कश्मीर के बालाई और मैदानी इलाकों के अंदर बारिशों का सिलसिला जारी है। तेज हवाएं भी चल रही हैं जिसकी वजह से श्रीनगर जम्मू कौमी शाहराह पर जुज़वी तौर पर ट्रैफिक में भी आज एक बार फिर खलल उस वक्त देखने को मिली जब कई मकामात पर पस्सियां गिराई, लेकिन अमले की बरवक्त कार्रवाई से पस्सियां हटा दी गई और बाद में गाड़ियों को चलने की इजाजत मिली। इस बीच महकमे मौसमियात की पेशन गोई के मुताबिक 16 और 17 अप्रैल को भी यानी 2 दिन मजीद मतला अबर आलूद रह सकता है, यानी आसमान पर बादल आपको साफ नजर आएंगे, हवाएं भी चलेंगी, बूंदाबांदी भी होंगी और तेज बारिशों का इम्कान भी लगाया जा रहा है। महकमे मौसमियात की पेशन गोई के मुताबिक फिलहाल 16, 17 और 18, 19 तक यानी 16 से 19 तारीख तक मौसम का मिजाज इसी तरीके का बनेगा। कहीं पर बादल, कहीं पर बारिशें और कहीं पर धूप भी दिखेगी, ताहम पारा गिरने का कोई भी इम्कान नहीं है। इस बीच जहां सूबा कश्मीर के अंदर सूरत हाल इस तरीके की बनी हुई है, जम्मू सूबे के अंदर भी गर्मी की शिद्दत जो थी वो थोड़ी सी कम हुई है और लगातार बारिशें जो बालाई इलाकों के अंदर हो रही हैं उसका असर जम्मू शहर के अंदर भी देखने को मिला है, जिसमें जुज़वी तौर पर कई मकामात पर हल्की से दरमियाना दर्जे की बूंदाबांदी भी देखने को मिली है। चलिए जनाब, चौथी खबर पर आते हैं और आप देख रहे होंगे वजीर दिफा राजनाथ सिंह और डॉक्टर जितेंद्र जो लगातार
कैंपेन कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। भारतीय जनता पार्टी के नामजद उम्मीदवार डॉक्टर जितेंद्र सिंह के लिए आज कठुआ के अंदर बड़ा अवामी इज्तिमा किया गया, जहां पर डॉक्टर जितेंद्र सिंह के हक में वजीर दिफा ने वोट मांगा और साफ किया कि डॉक्टर जितेंद्र सिंह तीसरी बार जीत कर आएंगे, क्योंकि लगातार जिस तरीके से संसद के अंदर यानी लोकसभा के अंदर और लोकसभा के बाहर उन्होंने जम्मू कश्मीर की तर्जुमानी की है, शायद ही इस तरीके से किसी ने तर्जुमानी अब तक की हो। याद रखिएगा, डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने जब अपनी तकरीर शुरू की तो उन्होंने कहा कि यादें माजी किस तरीके से थी और इस हल्के इंतखाब को किस तरीके से नजरअंदाज किया गया था, लेकिन 10 साल के वक्फे के दौरान जो तरक्याती काम किए गए हैं, शायद ही इस तरीके की तरक्याती रफ्तार माजी में देखने को मिली होगी। आज डॉक्टर जितेंद्र सिंह जहां अपनी तकरीर तो कर ही रहे थे, लेकिन सबकी नजरें राजनाथ सिंह पर थी, जिन्होंने कॉमन सिविल कोड का भी जिक्र किया। कहा कि मुल्क में नई हुकूमत बनने के साथ ही कॉमन सिविल कोड का निफाज होगा, वन नेशन वन इलेक्शन की भी तैयारी होगी और साथ साथ जिस तरीके से मोदी हुकूमत ने अपने वादे पूरे किए हैं, दफा 370 का खात्मा हो, ट्रिपल तलाक का मामला हो या दीगर लोगों के बुनियादी हकूक बहाल करने वाली बात हो, जिस तरीके से मोदी गारंटी ने काम किया है, आने वाले दिनों में भी मोदी गारंटी खुलकर काम करेगी। जहां बीजेपी एक तरफ से थी, कांग्रेस ने भी अपना खीमा संभाला हुआ था, जहां पर लगातार चौधरी लाल सिंह के हक में नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडर्स मैदान में थे और घर घर जाकर कैंपेन को आगे बढ़ा रहे थे। चलिए जनाब, पांचवी खबर वो जो आज सुबह हमने आपको बताई थी कि वजीर दाखिला डॉक्टर जयशंकर ने ईरानी हम मनसब के साथ बात की और उन 17 क्रू मेंबर्स की रिहाई के हवाले से मुतालबा किया जो उस जहाज पर सवार हैं जिन्हें ईरान ने अपनी तहवील में ले लिया है। इस बीच इतलात यह है कि ईरान के हम मनसब की तरफ से रद्द अमल आया है और डॉक्टर जयशंकर की दरख्वास्त को कबूल करते हुए यह कह दिया गया है कि भारत कि इस 17 रुकनी वक्त से अगर कोई मिलना चाहता है भारत की तरफ से तो उन्हें बाज़ाब्ता तौर पर उन अफसरों को इजाज़त होगी वो क्रू से मिले और उनके हालात वाक़ात को दरियाफ़त करे। इस बीच इजराइल हमास गजा मामले पर भी भारत का मौक़िफ़ सामने आया, जिसमें उन्होंने कहा कि हालात को बेहतर बनाने के लिए हम सबको काम करना होगा और इंसानी बुनियादों पर आर्जी नहीं बल्कि मुस्तकिल जंगबंदी होना वक्त की अहम तरीन ज़रूरत है। चलिए जनाब, ये तो थी बात वो 5 खबरें जिन्हें अभी तक आपने हमारे सोशल मीडिया पर टॉप ट्रेंडिंग 5 हेडलाइंस तक जगह दिलाई, लेकिन जरा बात करते हैं अब इंतखाबात की। पहले मरहले के इंतखाबात नजदीक है और इस बीच सियासी जमातों के बीच वोटरों को लुभाने और वोटरों तक जाने का सिलसिला भी जारी है। इंडिया अलायंस एक तरफ से मैदान में है, दूसरी तरफ से भारतीय जनता पार्टी भी खीमाजन होकर अवाम तक जाने की कोशिश कर रही है। इस बीच जब हम उधमपुर, डोडा, कठुआ लोकसभा इंतखाब की बात करते हैं, इस लोकसभा सीट की बात करते हैं, तो बराह रास्त मुकाबला डॉक्टर जितेंद्र सिंह बमुकाबले चौधरी लाल सिंह, जिनका ताल्लुक कांग्रेस जमात से है, उनके बीच में है और उनके साथ साथ कठुआ इस पूरे हल्के इंतखाब से तीसरा नाम जीएम सरूरी का भी है, जो चुनाव वादी के अंदर खुलकर सामने आ रहे हैं। एक तरफ से डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला के फर्जंद उमर अब्दुल्ला मैदान में है, जिन्होंने कल रामबन के अंदर अवामी रैली की, आज ठाठरी और डोडा के अंदर मौजूद थे और घर घर और अवामी इज्तिमात से खिताब करते हुए भारतीय जनता पार्टी पर ताबड़तोड़ हमले कर रहे हैं, ए टीम बी टीम का जिक्र कर रहे हैं। उस बीच बीजेपी ने भी कमान संभाली और बीजेपी के सीनियर लीडर डॉक्टर जितेंद्र सिंह के साथ साथ शाना बशाना पिछले कई दिनों से दिख रहे थे। जहां आज वजीर दिफा दिखे, वहीं पर कल वजीर दाखिला जम्मू के दौरे पर होंगे। इस बीच बात साबिक वजीर आला की भी करते हैं। साबिक वजीर आला गुलाम नबी आजाद भी इन दिनों डोडा चुनाव वादी के दौरे पर है, जिस दौरान लगातार छोटे बड़े इज्तिमात से उनकी बात हो रही है और जब बात हो रही है तो वोटरों को यह बताया जा रहा है कि याद माजी कितना सख्त है, किस तरीके से यहां पर उन चीजों को खत्म किया गया जिन चीजों पर सियासत पिछले 50 साल के दौरान की गई थी, यानी 370 का भी जिक्र हो रहा है और आने वाले दिनों में जो दरपेश मसाइल रियासत को होंगे उस हवाले से भी जिक्र किया जा रहा है। यानी हर तरह से चुनावी अमल है और 19 तारीख पर सबकी नजरें हैं, जहां पर
एक बड़े पैमाने पर वोटर बाहर आएगा, उम्मीद ये लगाई जा रही है। और जब वोटरों की बात करते हैं तो इस हल्के इंतखाब के अंदर नौजवान वोटरों का भी एक बड़ा रोल बनेगा, क्योंकि उनकी तरफ से जो पहली बार वोट डाल रहे हैं, अब की बार सबकी नजरें उन पर है कि वो क्या फैसला सुना रहे हैं। आरिफ वहीद बानिहाल से हमारे साथ ज्वाइन करेंगे, किशोर हमारे साथ उधमपुर से ज्वाइन करेंगे और चुनाव वादी से वसीम हमारे साथ ज्वाइन करेंगे। तीनों नुमाइंदों के पास चलेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि मूड ऑफ द नेशन है क्या, इलेक्शन कैंपेन किस तरीके से चल रहा है और 19 तारीख को कितना बड़ा इम्तिहान होगा इन लीडर्स का। एक लीडर जो तीसरी बार चुनाव लड़ रहा है, तीसरी बार जीत दर्ज करने की कोशिश में है। दूसरा लीडर वो जो लगातार कई बार जीते हैं, अब की बार पार्टी बदलकर भी सामने आए हैं। लेकिन तीसरा लीडर गुलाम नबी आजाद, क्या वो लीडर जो कांग्रेस की टिकट पर आज तक लड़ता आ रहा, लेकिन अब की बार बाल्टीन का हाथ साथ देते हुए आगे बढ़ रहा है और सफाई का नाम दिया जा रहा है। आरिफ वहीद, सबसे पहले आपके पास, जहां पर कल से हम देख रहे हैं कि काफी गहमा गहमी देखने को मिल रही थी। कल उमर अब्दुल्ला मैदान में थे और साझा कैंडिडेट कांग्रेस के लिए वोट मांग रहे थे। कल ही हमने देखा जेकेपीसीसी के प्रेसिडेंट भी उनके साथ थे और लगातार ताबड़तोड़ हमले किए जा रहे थे। अब खबर यह है कि कल गुलाम नबी आजाद भी वहीं पर रहेंगे, उसी डिस्ट्रिक्ट के अंदर रहेंगे जो लगातार आवाम के सामने अपनी बात रखेंगे। अगर आपके इस पॉइंट की बात करेंगे, रामबन जिले की बात करेंगे, जहां पर सियासत काफी ज्यादा गर्म है, किस तरीके का माहौल है, सबसे पहले यह बताइएगा। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से जो तैयारियां हैं, किस हद तक वो मुकम्मल और कामयाब नजर होती हुई आ रही है इस वक्त? बिल्कुल गौर सर, मैं बताने की कोशिश करूंगा कि जब हम बात करते हैं उधमपुर, डोडा, कठुआ पार्लिमानी चुनाव के हवाले से, तो ये अक्सर ये वाली जो निशस्त है ये काफी ज्यादा सेंसिटिव इस लिहाज से मानी जाती है क्योंकि यहाँ पे काफी ज्यादा पॉलिटिकल दंगल जो है वो देखने को मिलती है। जहाँ पर कांग्रेस की तरफ से चौधरी लाल सिंह, भारतीय जनता पार्टी की जानिब से डॉक्टर जितेंद्र सिंह जो तीसरी मर्तबा मैदान में है और 2 बार जो है जीत दर्ज कर चुके हैं। वहीं पे जो डीपीएपी और चिनाब वैली की अगर बात करें, जब गुलाम नबी आजाद कांग्रेस में तो थे तो एक बड़े नेता, आज भी एक पॉलिटिकल लीडर है, लेकिन उनका भी जो है चुनावी माहौल में हिस्सा लेना कहीं ना कहीं पे ये ट्रायंगुलर फाइट जो है वो देखने को मिल रही है। अब ये देखना है कि जिस तरह से रैलीज को हम देखते हैं, कल उमर अब्दुल्ला जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के एक्सटीएम है, उन्होंने खड़ी और बानिहाल के अंदर रोड शो किया। लोगों की एक भारी तादाद जो है इस रोड शो में देखने को मिली। इसके साथ में जो पीसीसी प्रेसिडेंट भी उनके हमरा जो है इस चुनावी मैदान में थे, क्योंकि कैंडिडेट कांग्रेस का है, तो कहीं ना कहीं पे खड़ी और बानिहाल के अंदर जो है लोगों की एक अच्छी तादाद देखने को। लेकिन वहीं पे चिनाब वैली के अंदर बात करें, डोडा के अंदर या बाकी जगहों पे, किश्तवाड़ के अंदर जो गुलाम नबी आजाद की जो रैली रोड शो है वो भी कहीं ना कहीं पे जो है वो चीज भी लोगों के सामने। और अगर बीजेपी की बात करें जिनकी मरकज में सरकार भी है, तो वहां पर उन सभी रैलीज को जो है डॉक्टर जितेंद्र सिंह की रैलीज को भी अगर हम सामने रखें तो कहीं ना कहीं पे यहाँ पर एक कड़ा मुकाबला जो है लोगों को देखने को मिलेगा। हालांकि बाकी जो इंडिपेंडेंट या आम आदमी पार्टी के वो भी मैदान में है, लेकिन कहीं ना कहीं पे ये 2-3 लोग जो है मैदान में है। और अच्छा, मूड क्या है जी वोटर्स का? आप कह रहे हैं कि वहां पर भी भारी भीड़ है लोगों की, यहां पर भी भारी भीड़ है लोगों की, यहां पर 2-3 जमातें इकट्ठे हैं, पीडीपी भी, नेशनल कॉन्फ्रेंस भी और कांग्रेस एक ही उम्मीदवार को सपोर्ट कर रही है, दूसरी तरफ से बीजेपी अपने बलबूते पर चुनाव लड़ रही है। तो जो मूड, स्विंग मूड है लोगों का, और स्पेशली जो यंग वोटर्स है, उनके मन में क्या कुछ चल रहा है? क्या उनसे कोई बात हो पा रही है आपकी? बिल्कुल सर, उनके साथ भी बात हो रही है, कई लोगों से मैं बात भी करूंगा। लेकिन जिस तरह से आपने कहा कि लोगों का मूड क्या है, पिछले टाइम के मुकाबले में आज की जो यंग जनरेशन की बात करें, जो एजुकेटेड तबका है, वो सिर्फ चीजों को बड़ी बारीकी से देखते हैं, वो सिर्फ बेनिफिट चाहते हैं एजुकेशनली, इकोनॉमिकली और सारी चीजों को लेकर जो है वोटर जो है वही चीज चाहते हैं। कुछ नौजवान मेरे साथ मौजूद है, ये क्या चुनावी माहौल को लेकर सर इनसे भी हम बात करने की कोशिश करेंगे। क्या कहना चाहेंगे कि आप, अगर हम यहाँ पे देखिए, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारी जो उधमपुर पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी है, इस पे 19 तारीख को इलेक्शन होने जा रहे हैं। जी, लोगों में बहुत ज्यादा जोश खरोश है, क्योंकि
आप जानते हैं कि आर्टिकल 370 के एब्रोगेशन के बाद पहली बार जम्मू कश्मीर में चुनाव हो रहे हैं और लोग बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। लोगों को ये उम्मीद थी कि असेंबली के भी इंतखाबात शायद इसी आज वाले इलेक्शन के साथ होंगे, लेकिन कुछ सिक्योरिटी सूरत की वजह से इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने वो इलेक्शन अनाउंस नहीं किए। लोग फुल्ली प्रिपेयर है और लोगों में बहुत ही जोश खरोश पाया जा रहा है। और आप जैसे कि आप जानते हैं कि यहाँ के की पार्टीज ने अपने अपने कैंडिडेट्स को मैदान में उतारा है अपनी किस्मत आजमाने के लिए, और तमाम पार्टी लीडरान जो है अपने अपने कैंडिडेट्स के लिए मेहनत कर रहे हैं। लोग अपना जो है अपना पूरा ताउन दे रहे हैं पार्टी लीडर्स को। अभी एक छोटा सा सवाल, आप किसी पॉलिटिकल पार्टी के साथ जो है वो जुड़े नहीं है, आप एक यूथ है, पढ़े लिखे हैं और आप किसी भी सियासी कैंपेन में आप कोई हिस्सा नहीं है, तो एज एन यूथ आप क्या कहना चाहेंगे कि किस तरह की मतलब डेवलपमेंट लोग चाहते हैं, चाहे कैंडिडेट जो भी जीत कर मैदान में आए? देखिए आरिफ साहब, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जो हमारी उधमपुर पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी है ये बहुत ज्यादा फार फ्लंग एरियाज पे इन्हिसार करती है। बहुत सारे एरियाज ऐसे हैं जो अभी भी बेसिक चीजों से, बेसिक फैसिलिटीज से अनकनेक्टेड है। एक किस्म से आप खुद भी कवर करते हैं कि मोहम्मद का एरिया, हमारे बानियाल का देखो, पगल परिस्तान देखो, बहुत सारे इलाके हैं जहाँ पे अभी तक भी बेसिक फैसिलिटीज नहीं पहुंची है। लोगों को उम्मीद है कि जो कैंडिडेट यहाँ से जीत के जाए वो हमारी जो ये जरूरियाती जिंदगी है नुमाइंदगी करे, वही उम्मीद लेकर लोग इस इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। कारी साहब, आप क्या कहना चाहेंगे? आप भी जो है बड़ी बारीकी से जो है नजर रखते हैं, आप कैंपेन का हिस्सा तो नहीं है और आप एक न्यूट्रल तरह से जो है एक सोशल वर्क करते हैं, क्या कहना चाहेंगे चुनावी माहौल को लेकर? आरिफ साहब, आपका शुक्रिया। देखिए आरिफ भाई, आज गहमा गहमी है, आप देख रहे हैं, और ये उधमपुर हालत की सीट आपको अंदाजा लगाया जा सकता है यहाँ की सीट के बारे में, क्योंकि पहाड़ी एरिया है। यहाँ पे तिकोनी मुकाबला देखने को मिल रहा है। लोग काफी दिलचस्पी के साथ इसमें हिस्सा ले रहे हैं। अलबत्ता जाहिर सी बात है, लोग तवक्को कर रहे हैं कि जिस तरह 2014 से आज तक असेंबली इलेक्शन नहीं हुए, और उम्मीद करते हैं, लोगों को ये बेसब्री से इंतजार है कि मरकज सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शन पर सितंबर से पहले असेंबली की तवक्को रख रहे हैं। लेकिन तवक्को आज रख रहे थे, शायद आज ही इसी के साथ अनाउंसमेंट। तो चुनावी माहौल को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे कि जिस तरह से जंगल बहुत ज्यादा जो है डोडा, उधमपुर, कठुआ कॉन्स्टिट्यूंसी में सभी पॉलिटिकल पार्टी जो है एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं? सर, अवामी तासुर यह है कि मुकाबला तिकोनी है जी। ठीक है जी। आरिफ, मैं दोबारा आऊंगा आपके पास। मुकाबला बड़ा सख्त है। ये तो बात थी एक बेल्ट की, यानी रामबन वाले बेल्ट के अंदर क्या कुछ चल रहा है। इसके साथ साथ उधमपुर एक वाइब्रेंट बेल्ट है और यहां पर भी कैंपेन लगातार चल रहा है। मेरे साथ किशोर ज्वाइन कर चुके हैं। किशोर, ये बताइएगा, आरिफ बता रहे थे कि बड़ा तिकोनी मुकाबला है, लोग खुलकर बाहर आ रहे हैं, कैंपेन का हिस्सा बन रहे हैं, लीडर्स को सुन रहे हैं, लेकिन फैसला वो सुनाएंगे 19 अप्रैल को, जिस दिन मतदान है, जिस दिन वोटिंग होगी। उधमपुर की क्या कुछ सिचुएशन है? नौजवान क्या कुछ कह रहा है उधमपुर का? किशोर, क्या अब तक मेरी आवाज आ रही है? हाँ, कैरी ऑन करिए जी। कैसा माहौल है? आरिफ ऑडियो कर बात। वसीम, क्या अब तक मेरी आवाज आ रही है? वसीम, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? क्या अब तक मेरी आवाज आ रही है? चलिए, किशोर तक नहीं जा रही है। वसीम, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं?
वसीम, किस तरीके का, जब हम डोडा बेल्ट की बात करते हैं, ये भी एक बड़ा बेल्ट है, किस तरीके का माहौल वहां पर बना हुआ है? जब हम अभी थोड़ी देर पहले आरिफ को सुन रहे थे तो आरिफ कह रहे थे कि नौजवान बाहर आ रहा है, हर एक पार्टी के लीडर को सुना जा रहा है। डोडा की क्या कुछ सिचुएशन है? क्योंकि वहां पर भी बड़े बड़े इज्तिमात हम देख रहे हैं, चाहे गुलाम नबी आजाद की तरफ से किए गए हो या दीगर लीडर्स की तरफ से किए गए हो। नौजवान क्या कुछ नौजवान के जहन में है? बिल्कुल, देखिए गौर साहब, अब कुछ ही दिन लोकसभा इलेक्शन को बचे हैं। हम देख रहे हैं लोगों में काफी ज्यादा जज्बा है और बाहर से जो है कदरवार नेता आ रहे हैं कंपेनिंग के लिए। अगर हम कल को जैसे बात करें, चौधरी लाल सिंह यहाँ पे मौजूद थे और गुलाम नबी आजाद यहाँ पे पहुंचे, रविंदर रैना यहाँ पे पहुंचे, उमर अब्दुल्ला यहाँ पे पहुंचे, अलग अलग जगह पे उन्होंने कंपेनिंग की। और जिस तरह से उमर अब्दुल्ला साहब ने डोडा के ओल्ड बस स्टैंड में एक जलसा के एक रैली निकाली, जिस तरह से उन्होंने बताया कि किस तरह से चौधरी लाल सिंह जी को हमें कामयाब करना होगा, तो कई सारे सवाल जो है गुलाम नबी आजाद से उन्होंने उठाए। और वहीं अगर हम गुलाम नबी आजाद को लेकर बात करें, आज हमने देखा एक बहुत बड़ी रैली भी उन्होंने निकाली, साथ साथ में भी देखा लोगों में जज्बा और बहुत सारे लोगों ने ज्वाइन भी किया। और ये बताया गुलाम नबी आजाद ने कि एक तरफ आपने देखा था कि जब रसाना केस हुआ था तब आपने देखा था कि किस तरह से चौधरी लाल सिंह के खिलाफ उमर अब्दुल्ला बता रहे थे कि इसको अरेस्ट कीजिएगा, और उसी चौधरी लाल सिंह के हक में आज उमर अब्दुल्ला जो कह रहे हैं कि लोगों को वोट डालने के लिए तो गुमराह लोगों को किया जा रहा है, एक दूसरे के ऊपर जो है सवाल उठाए जा रहे हैं। वहीं पे जिस तरह से आपने कहा कि लोगों में किस तरह का माहौल है, देखिए अभी मैं कुछ देर पहले डोडा के ओल्ड बस स्टैंड में मौजूद था। कुछ लोग जो है दिल्ली से आ रहे थे और उनका ये साफ तौर पे कहना था कि हम इलेक्शन के लिए डोडा आ रहे हैं। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि लोगों में जज्बा कितना ज्यादा है। और कुछ दिन पहले आपने देखा था कि गुलिस्तान न्यूज की टीम जो है मार्केट के अंदर घूमी थी, लोगों से राय ली थी। हमने लगभग 20 लोगों ने बताया था कि हमने भाजपा को कामयाब करना है और 15 लोगों ने ये बताया था कि अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज को हम सपोर्ट करेंगे। तो इससे ये लगता है कि जिस तरह से गहमागहमी देखने को मिल रही है अलग अलग पॉलिटिकल, यहाँ पे मुकाबला काफी सख्त होगा। जिस तरह से चौधरी लाल सिंह एक तरफ है, दूसरी तरफ से जीएम सुरुड़ी है और तीसरी बार जो है फिर से डॉक्टर जितेंद्र जी को यहां से मौका दिया गया है। ये वक्त बताएगा जब रिजल्ट सामने निकल के आएगा। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया जी आप सबका हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। आरिफ आपका भी, नदीम आपका भी, और किशोर से बात नहीं हो पाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया जी हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। फिलहाल बढ़ते हैं जी आगे, जरा एक और अहम और बड़ी खबर की और चलते हैं और बताते हैं आपको कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने किस तरीके से कार्रवाई किया। अगरचे ये कार्रवाई पूरे मुल्क के अंदर की है, लेकिन असर उसका जम्मू कश्मीर के अंदर भी देखा गया है। और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने यह साफ कर दिया कि बड़े पैमाने पर कार्रवाई करते हुए तकरीबन जम्मू कश्मीर से 4 करोड़ रुपए की मालियत की शराब, लिकर, ड्रग्स या कैश बरामद किया गया है। और यह तब किया गया जब आगे लोकसभा के इंतखाबात है। पूरे मुल्क के अंदर इस तरीके की कार्रवाई की गई जहां पर करोड़ों रुपया जो है वो इलेक्शन कमीशन ने जब्त किया है। और यह माना जा रहा था कि उसे बांटने की कोशिश की जा रही थी, वोटरों तक देने की कोशिश की जा रही थी, ताकि उन्हें किसी न किसी तरीके से अपने साथ जो है वो जोड़ा जाए। लेकिन अब जब हम देख रहे हैं तो बड़ी खबर यह भी आ रही है कि जम्मू कश्मीर में पहली बार इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से इतने बड़े पैमाने पर कार्रवाई की गई और तकरीबन 4 करोड़ रुपए की रकम जो है वो अपने साथ अपनी तहवील में लेने में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है वो कामयाब हुआ है। और माना गया है कि 1990 के बाद इस तरीके की कार्रवाई पहली बार लोकसभा इंतखाबात के दौरान देखने को मिली है। हमारे साथी गौहर कुछ फोन लाइन पर ज्वाइन कर चुका है, और बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। अपडेट करेंगे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने जब ये कार्रवाई की है पूरे मुल्क की क्या कुछ तफसीलात है और जम्मू कश्मीर के हवाले से क्या कुछ तफसील है। गौर, क्या अब तक मेरी आवाज आ रही है? जी आ रही है। अपडेट करें जी, क्या कुछ है इलेक्शन कमीशन की ये कार्रवाई, कितना पैसा कहां से जब्त किया गया और पूरे मुल्क की कार्रवाई क्या कुछ है? बिल्कुल इशफाक, जिस तरह से इलेक्शन कमीशन की जानिब से ये कहा गया है, कुछ एदाद शुमार जारी किए गए हैं जब से इलेक्शन कमीशन ने लोकसभा इंतखाबात का ऐलान किया, शेड्यूल का ऐलान किया है। उसके साथ ही इलेक्शन कमीशन की जानिब से कार्रवाइयां भी लगातार जारी है। जहां मुल्क भर के अंदर भी जो मंशियात है, कैश, मुफ्त शराब और दीगर चीजें बरामद की है, करोड़ों रुपए मालियत का सामान जो है वो जब्त हुआ है। उसके साथ साथ ही अगर हम जम्मू कश्मीर की बात करेंगे तो जम्मू कश्मीर के अंदर भी करोड़ों रुपए मालियत का जो मंशियात है और दीगर कैश भी करोड़ों रुपए में जब्त किया गया है। उसके साथ साथ ही कुछ मेटल चीजें भी वो भी बरामद की हैं और कुछ ऐसी चीजें भी बरामद की हैं जिसकी कीमत मार्केट वैल्यू में करोड़ों रुपए बनती है। और इलेक्शन कमीशन की जानिब से कहा गया है कि ये इस आम इंतखाबात से कबल ये मुल्क के अंदर 75 सालों के दौरान ऐसा पहली बार हो रहा है कि जब 4650 करोड़ रुपए मालियत का जो सामान है
वो जब्त किया गया है, ये इलेक्शन कमीशन की जानिब से कहा गया। और साथ ही साथ अगर इलेक्शन कमीशन के आदाद शुमार की बात करेंगे तो जम्मू कश्मीर के अंदर करीब 1,24,66,890 रुपए की नकदी यानी कि कैश जब्त हुआ है। जम्मू कश्मीर के अंदर 63,640 रुपए की मुफ्त शराब जब्त हुई है। 2,35,29,220 रुपए की मंशियात और 25,800 रुपए की कीमती दात यानी कि मेटल्स बरामद हुई है और 5,59,150 रुपए मालियत की मुफ्त चीजें और दीगर जो अशिया है वो जब्त की गई हैं। और अगर हम बात करेंगे कुल जो जब्त किए गए चीजें हैं, मालियत उनकी 4,28,81,700 करोड़ रुपए बनता है। और उसके साथ साथ ही इलेक्शन कमीशन का ये भी मानना है कि जो अभी तक हमने जब्त किया है इन महीनों के दौरान, जनवरी फरवरी से लेकर, वो 45% ऐसी चीजें हैं यानी कि जिसकी मंशियात ही सबसे ज्यादा है। अभी तक जितना भी जब्त हुआ है, बरामद हुआ है, उसमें से 45% सिर्फ मंशियात है जो इलेक्शन कमीशन की जानिब से मुख्तलिफ जो क्रैकडाउन शुरू हुआ है उसके दौरान जब्त हुआ है। कार्रवाई हुई है उसमें सबसे ज्यादा पैसा कहां से लिया गया है? बिल्कुल, अगर हम इशफाक का बात करेंगे जो आदाद शुमार जारी किए हैं उसमें कैश जो जम्मू कश्मीर से हुआ है वो 1,24,00,000, जो हाल ही में हमने देखा है कि जिला किश्तवाड़ के अंदर भी ये कार्रवाई हुई है जहां एक तवेरा गाड़ी से करोड़ों रुपए पुलिस की जानिब से एक नाके के दौरान जब्त हुआ है। उसके साथ साथ ही पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर नाके तेज कर दिए गए हैं और जो क्रैकडाउन लोकसभा इंतखाबात से पहले ही किए गए हैं पुलिस की जानिब से या इंतजामिया की जानिब से जो खुसूसी टीमें तश्कील दी गई इस सिलसिले में, तो ये कार्रवाई हुई है जम्मू कश्मीर के अंदर। और कुल मिलाकर जम्मू कश्मीर के अंदर 4,28,81,700 करोड़ रुपए जब्त किए गए हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया गौहर डिटेल्स देने के लिए कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की कार्रवाई हुई और माना जा रहा है कि 75 साल की तारीख में लोकसभा के दौरान पूरे मुल्क के अंदर जो कार्रवाई हुई है उसमें किस तरीके से पैसे जब्त किए गए हैं। और ये पैसे माने जा रहे थे कि बांटने थे, इलेक्शन के दौरान बांटने थे ताकि वोटरों को लुभाया जाए, लेकिन बर वक्त कार्रवाई करते हुए इन पैसों को जब्त करने का जो है डिटेल्स इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से जारी किए गए हैं। अब बढ़ते हैं जी आगे, बात जरा तालीम की करते हैं क्योंकि नया तालीमी साल का आगाज हो गया है लेकिन मुश्किलें दूर होने का नाम अभी तक भी सामने नहीं आ रही है। क्योंकि स्टेट बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन की तरफ से जो दावा पेश किया गया था कि तमाम स्कूलों के अंदर यकसा किताबें पढ़ाई जाएंगी और इस सिलसिले में स्टेट बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन ने तमाम तैयारियां मुकम्मल की है, वो वादा सराब साबित होता हुआ नजर आ रहा है। क्योंकि सूबा कश्मीर से इस वक्त की अहम और बड़ी खबर कि सरकारी स्कूल हो या प्राइवेट स्कूल, जो बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन की तरफ से किताबें फराहम करनी थी उन्हें वो मुकम्मल तौर पर अभी नाकाम हो गए हैं किताबें फराहम करने में। यकुम जमात से यानी क्लास 1 से क्लास 5 तक की किताबें बाजार में दस्तयाब नहीं है। और जब बाजार के अंदर स्टॉक होल्डर से या कुतुब फरोशों से गुफ्तगू की जाती है तो बताया जा रहा है कि उनके पास माल ही मौजूद नहीं है, सप्लाई ही नहीं है। और जब बोर्ड ऑफ स्कूल्स इंतजामिया के अरकान से पूछने की कोशिश की जाती है तो गोल पोस्ट चेंज करते हुए कहा जा रहा है कि कुछ दिन इंतजार कीजिएगा। मगर मामला यह है कि अगर हुकूमती सतह पर सबसे पहले यह फैसला लिया गया था कि यकसा किताबें पढ़ाई जाएंगी, एक जैसा निजाम मुतारिफ कराया जाएगा, तो क्या वजह है कि बोर्ड अभी तक भी, जब इतने दिन हो गए हैं करिकुलम एक्टिविटीज को शुरू हुए लेकिन अभी तक भी वो पूरी तरह से नाकाम है सूबा कश्मीर के अंदर किताबें फराहम करने में। अब सवाल ये है कि ये सिर्फ सूबा कश्मीर की खबर नहीं है बल्कि सूबा जम्मू के भी मुख्तलिफ स्कूलों से इस तरीके की शिकायतें और पेरेंट एसोसिएशन की तरफ से लगातार ये बातें बताई जा रही है कि बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन ने जो वादा किया था उसे पूरा करने में वो नाकाम हो रहे हैं। क्योंकि अभी भी बहुत सारी ऐसी किताबें हैं जो प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस की तरफ से मंगवाई जाती है, पढ़ाई जाती है, डिस्पाइट द फैक्ट कि बोर्ड की तरफ से क्लियर किया गया था कि यकसा करिकुलर एक्टिविटीज होंगी, यकसा किताबें जो है वो देखने को मिलेंगी। सीधे अपने नुमाइंदे फैसल रियाज के पास। फैसल, अपडेट करें, लास्ट टाइम आप बता रहे थे कि बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन के जिम्मेदार मान रहे थे कि 12-13 तारीख तक तमाम तर ये शिकायतें मुकम्मल हो जाएंगी और जो डिमांड और सप्लाई है उसे पूरा किया जाएगा। खबर तो यह है कि डिमांड बढ़ रही है और सप्लाई में कटौती है, सप्लाई पूरी तरह से नहीं है। एक क्लास से लेकर 5वीं जमात तक के बहुत सारी किताबें बाजार में दस्तयाब ही नहीं है। तो किस तरीके से तालीम का निजाम चल रहा है स्कूल के अंदर? देखिए, बिल्कुल एक महीने की जब हम बात करते हैं तो स्कूल जो है वो ऑपरेटिव है, उसके साथ एग्जाम भी मुख्तलिफ क्लास का खत्म हुआ है। अभी बच्चे जो है, वालिदैन जो है किताब दुकानों की तरफ जा रहे हैं या
स्कूल गवर्नमेंट स्कूल में जा रहे हैं ताकि वहां पे किताबें हासिल कर सके, लेकिन बदकिस्मती की वजह से अभी भी बच्चों को जो है किताबें नहीं मिल रही, या तो उर्दू में, या एक जमात उर्दू मिल रहा है, दूसरी जमात का इंग्लिश मिल रहा है, या तीसरी जमात का जो है एनवायरमेंटल साइंस में रहा है। तो कहीं ना कहीं एक से एक अव्वल जमात से लेकर 5वीं जमात तक जो मुकम्मल किताबें है वो पूरी तरीके से दस्तयाब नहीं है। वही 6ठी जमात से लेकर 10वीं जमात तक थोड़ी बहुत किताबें हैं, वहां से गुजारा हो रहा है, लेकिन मैक्सिमम जो देखा जा रहा है अव्वल से लेकर 5वीं जमात तक जितनी भी किताबें वो अभी मार्केट में नहीं है। अब जहां तक बुक सेलर्स की बात है तो बुक सेलर्स का मानना है कि हम लगातार जो है बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन पे गए थे, वहां पे हमने गुजारिश की थी, हमें किताबें दी थी, तो कहीं ना कहीं वहां पे किताब अवेलेबल नहीं है, इसलिए हमें भी अब मुश्किलात हो रही है। लोग यहाँ पे आ रहे हैं, वालिदैन यहाँ पे आ रहे हैं किताबें खरीदने के लिए, तो वहां पे किताबें मौजूद नहीं है। वही जब हम गवर्नमेंट स्कूल्स की बात करें तो कई स्कूलों के जिम्मेदारों की हमने बात की, खासकर जो प्राइमरी स्कूल्स के हैं उनके टीचर्स से हमने बात की, उन्होंने कहा कि हमें कहा गया था कि आपको जो क्लस्टर वाइज आपको किताबें दी जाएंगी, लेकिन हम भी अभी इंतजार कर रहे हैं कि वो क्लस्टर वाइज हमें कब मिलेगी, कब हमें बुलावा आएगा कि आप किसी जगह पे जाइए, किसी क्लस्टर पे जाइए, जोन पे जाइए, वहां पे आपको किताबें मिलेगी। लेकिन कहीं ना कहीं अभी भी पुरानी किताबें और लास्ट के जो बच्चों को किताबें दी गई तो वहीं से अभी बच्चों को गुजारा करना पड़ रहा है। ना बोर्ड में इस वक्त किताबें मौजूद है, ना ही दुकानों पे मौजूद है। स्टेट बोर्ड है उनकी तरफ से क्या कोई एश्योरेंस है कि कब तक ये किताबें बाजार के अंदर दस्तयाब होंगी, क्योंकि बच्चों का हर दिन बड़ा कीमती और एक एक दिन गुजर रहा है और बोर्ड की लगातार खामोशी है। देखिए पिछली बार मैं खुद गया था बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन, वहां से हमने कुछ इंचार्ज से बात की या जो वहां पे अहदेदार से उनसे हमने बात की, उन्होंने कहा था कि जी उन्होंने एक्सेप्ट किया था कि डिले है, लेकिन 12 अप्रैल तक जो है सारा कुछ जो मामला है वो सेट हो जाएगा, चाहे वो बुक सेलर्स हो या गवर्नमेंट स्कूल, हर एक को अपनी सप्लाई पहुंच जाएगी। लेकिन जब हम इस वक्त मार्केट में देखते हैं एक आध दो किताबें मौजूद है, या तो कश्मीरी एक जमात का है, दूसरी जमात का उर्दू है, तीसरी जमात का एनवायरमेंटल साइंस है, मुकम्मल किताबें जो इस वक्त होनी चाहिए। हालांकि 3 महीने से सरकार के पास वो जनवरी फरवरी में अपना जो स्टॉक है वो सेव रख सकते हैं कि यहाँ पे सारी सप्लाई ला सकते हैं, लेकिन अभी तक समझ नहीं आ रही इतना डिले क्यों हो रहा है। क्यों सरकार एक साइड से कह रही है कि हम सेम कैरिकुलम पढ़ाएंगे, प्राइवेट स्कूलों में यही किताबें पढ़ाई जाएंगी, सरकारी स्कूलों में यही किताबें पढ़ाई जाएंगी, तो कहीं ना कहीं जो उनका अच्छा ये तो हाल हुआ सिर्फ श्रीनगर शहर का। गांव देहात की क्या पोजीशन है? अगर श्रीनगर के अंदर हाहाकार यह है कि यकम से 5वीं जमात तक के बच्चों को किताबें नहीं मिल रही है, तो गांव देहात की क्या पोजीशन है? फॉरफ्लंग एरियाज तक किस तरीके से किताबें पहुंचेंगी फिर सरकार के तौर से? देखिए उसकी तो हालत तो आया है, जब श्रीनगर में नहीं मिलेगी जहां पे बोर्ड का हेड ऑफिस है, जहां पे सारा कुछ है, तो वहां पे जब किताबें नहीं तो वहां तो गांव देहात करो अलग ही हाथ सबका, वहां पे जब पहले श्रीनगर पहुंचेगी, श्रीनगर के स्कूलों को या बुक सेलर को जब पहले किताबें मुयसर होगी उसके बाद ही देखा जाएगा कि गांव देहात में क्या होगा। फिलहाल तो श्रीनगर में है तो गांव देहात की तो फिलहाल कोई बात ही नहीं है। चलिए बहुत शुक्रिया जी फैसल हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। फिलहाल खबर यही है कि किताबों का इंतजार है, शहर के अंदर किताबें तो है नहीं, गांव देहात की सूरत हाल क्या है आप हमें जरूर अपडेट कीजिएगा कि क्या आपके बच्चों के पास मुकम्मल तौर पर तालीम का वो निसाब आ चुका है जिस निसाब का ऐलान स्टेट बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन की तरफ से किया गया था, और क्या यकसा तालीम हमारे सरकारी स्कूलों में भी वही किताब हो रही है और प्राइवेट स्कूलों के अंदर भी वही पढ़ाई जा रही है। एक बड़ा सवाल है, क्योंकि हमारी जो इतलात हैं, जो आप लोग हमें इतलात फराम कर रहे हैं और पेरेंट एसोसिएशन जो लगातार शिकायतें कर रहा है वो यही है कि अभी भी कई मकामात पर स्कूल जो है वो मनमानियां कर रहा है और सूबा कश्मीर के अंदर यह मामला जो है वो सामने आ रहा है। अब जरा चलते चलते बात करते हैं उस पार्टी की जिसे अपनी पार्टी कहते हैं, क्योंकि अपनी पार्टी के सरबराह ने आज मीडिया के साथ गुफ्तगू की है। यानी सईद अल्ताफ बुखारी ने आज इस बात का ऐलान कर दिया कि वो रात के अंधेरे में नहीं दिन के उजाले में हर कोई गुफ्तगू करता है और जो भी लोग उनसे मुलाकात के लिए आते हैं उनके दरवाजे कभी भी बंद नहीं होते हैं। अपनी पार्टी के सरबराह सईद अल्ताफ बुखारी ने कहा कि वो वक्त भी आएगा जब बीजेपी उनके साथ खड़ी होगी, क्योंकि वो सच की सियासत करते हैं और जो लोग पिच बदलते हैं, इलाके बदलते हैं, उनकी सियासत का जवाब आने वाले दिनों में अवाम खुद देगी। कश्मीर की रियासत को वापस देगा, हम उनके साथ हैं। जो जम्मू कश्मीर के मेरे नौजवानों को रोज़गार की गारंटी देगा, मैं उनके साथ हूँ। जो जम्मू कश्मीर के बुज़ुर्गों को, जो जम्मू कश्मीर की जो हमारे दीनी मजहबी रहनुमा हैं उनकी रहाई मुमकिन करे, मैं उनके साथ हूँ। वक्त आएगा मैं वो उनका नाम लेके भी आपको बोलूँगा। शायद वो इल्ज़ाम नहीं था, आप गलत समझते हैं। मैं ये क्लियर करना चाहता हूँ, मेरे ताल्लुकात हर सियासी जमात में हैं, चाहे वो नेशनल कॉन्फ्रेंस है, चाहे वो पीडीपी है, चाहे वो कांग्रेस है, चाहे वो बीजेपी है, चाहे वो
कोई भी जमात है, चाहे वो पीपल्स कॉन्फ्रेंस है, मेरे घर के दरवाजे सबके लिए खुले हैं और मेरे सब मुझसे ज़्यादा सीनियर लीडर हैं, मुझसे ज़्यादा तजुर्बेकार हैं और मैं सबकी इज़्ज़त करता हूं और मुझे लगता है कि वो भी मेरी इज़्ज़त इसलिए करेंगे कि आई हैव माई ओन पर्सनल स्पेस। मेरे घर में कोई भी आ सकता है, ही इज़ वेलकम। मैं उस बाप का बेटा हूं जिसने हमेशा हर एक की इज़्ज़त की है, मैं भी इज़्ज़त करना जानता हूं। देखिए, मैं सियासत आपके साथ क्यों डिस्कस करूं? अगर सियासत होगी भी, सियासत सच्ची करते हैं, जो भी आए उनके लिए दरवाजे खुले हैं, लेकिन वो दिन दूर नहीं जब बीजेपी भी उनके साथ उनके पेज पर खड़ी होगी। फिलहाल 5 के 5 में इतना ही। लेकिन